अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल कर जीत। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाबर आजम की क़यादत में आज अपने कीवीज़ के ख़िलाफ़ मिशन का दूसरा राउंड खेलेगी। पहले राउंड में पाकिस्तान टीम रावलपिंडी में इन एक्शन थी, जहां पाकिस्तान टीम ने 3 मुकाबलों में से 1 मुकाबला जीता। मजमूई तौर पर 1 मैच बारिश की नज़र हुआ और 1 मुकाबला जो है न्यूजीलैंड ने जीता। इसके बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान अब तक 3 मुकाबले हो गए हैं और 3 मुकाबले 1-1 से बराबर हुए हैं। पाकिस्तान टीम को क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में अब 2 मुकाबले खेलने हैं, जो पाकिस्तान टीम के लिए एक बड़ा दचका सामने आया है। और पाकिस्तान टीम के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान इंजरी के बायस टीम से जो है रूल्ड आउट हो गए हैं और ज़राए बता रहे हैं कि वो आने वाली जो सीरीज़ है उसमें फ़िट होंगे तो खेलेंगे। उनकी जो इंजरी है वो काफ़ी ज़्यादा संजीदा हो चुकी है। इसके अलावा इरफान नियाज़ी जो मिडल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे, वो भी इंजरी के पेश नज़र आज टीम का हिस्सा नहीं होंगे। ज़राए की जाने से बताया जा रहा है कि उस्मान खान को बतौर विकेट कीपर बैटर आज इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान टीम में इस वक्त 4 तब्दीलियां की जा सकती हैं। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान टीम में चौथे T20 के हवाले से 3 से 4 तब्दीलियां मुतवक्के हैं। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान, इरफान नियाज़ी की इंजरी के पेश नज़र जो 2 तब्दीलियां होंगी उनमें ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि फ़खर ज़मान और इसके अलावा हसीब उल्ला जो है टीम का हिस्सा होंगे, जबकि 2 खिलाड़ियों को रेस्ट देने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। अब्बास आफरीदी की जगह पर मोहम्मद आमिर को वापस से टीम में लाया जाएगा और इसके अलावा इब्रार अहमद की जगह पर इमाद वसीम को आज मौका दिया जा सकता है। तमाम दूसरी जानिब अब से चंद दिनों कबल पाकिस्तान टीम के ऑलराउंडर शादाब खान की जानिब से गुफ्तगू की गई और दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं लगता है कि मैं पाकिस्तान टीम का नायब कप्तान बनने जा रहा हूँ। ये फ़ैसला मैनेजमेंट ने करना है, फ़ैसला इमाद वसीम से मुतालिक भी मैनेजमेंट ही करेगी। ये तमाम सवालात के जवाब मुझे नहीं देने हैं, मैनेजमेंट ने देने। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त कही है मोहम्मद आमिर ने कि पाकिस्तान टीम की इस वक्त की कम्बिनेशन ना सिर्फ चैम्पियन बनने की है, वर्ल्ड कप जीतने वाली कम्बिनेशन भी है। अपना नाम मेरी अभी तक ऐसी और ये मैनेजमेंट का फैसला जो भी होगा। और दूसरा जो आपको 5वां वनडे T20 वाला भी है, वो भी मैनेजमेंट का ही है कि वो आपको अच्छे तरीके से जवाब दे सकती है, क्योंकि मैं उस स्टेज पर नहीं हूँ कि मैं आपको बता सकूँ कि वो क्या टीम खेलेगी। ऐसी हमारे पास कम्बिनेशन तो है कि हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले भी एक बात की थी कि हमें एक ऐसा कम्बिनेशन बना लेना चाहिए जो कंसिस्टेंटली रन दे देना चाहिए जो प्लेयर्स जिन्होंने जिस नंबर पे खेलना है, ताकि उनको वो कॉन्फिडेंस रहे और उनको आइडिया हो कि इस स्टेज से हमने कैसे टीम को लेके जाना है। तो मुझे लगता है वो चीज़ हमें लगता है कि वो अभी भी स्टिल लैक है, लेकिन हमारे पास अभी भी 9 मैचेस हैं। होपफुली आने वाले वक्तों में मेरे ख्याल से प्लेयर से इंडिविजुअल बात हो रही है, तो शायद इस तरीके से मैं आपको अच्छा जवाब नहीं दे सकता, लेकिन कुछ जिस तरह मेरे से इंडिविजुअली बात हुई है तो मैं मेंटली रिलैक्स हूँ, क्योंकि मुझे जो रोल दिया गया है तो उसमें मुझे पता है कि मेरा क्या रोल है। तो हर प्लेयर को इंडिविजुअली रोल दिए गए हैं जिसका मुझे पता नहीं है, तो इस वजह से शायद मैं आपको इतना अच्छा जवाब ना दे सकूँ। लेकिन बिल्कुल आमिर भाई वाली बात बिल्कुल सही है कि हमारे पास ऐसा कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा कि हम ये वर्ल्ड कप अच्छे तरीके से या जीतने की कोशिश ना करें और जीते नहीं। पिंडी में शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा करने वाले ऑलराउंडर शादाब खान ने दौरान गुफ्तगू ये भी कहा कि मैं अपने रोल से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी रब्ता किया गया है और मैंने सिलेक्शन कमेटी से भी अपने नंबर से मुतालिक बात की है। PSL में जिस अंदाज से मैंने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया उसको लेकर और पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और कोशिश होती है कि बतौर ऑलराउंडर अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करूँ और मेरी परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा कारआमद साबित हो। नौजवानों को भी यही पैगाम दूँगा कि अच्छी परफॉर्मेंस पर ही सिर्फ निगाहें रखें और जिस तरीके से पाकिस्तान टीम में तमाम खिलाड़ी खेल रहे हैं सबको अपने रोल का इल्म है और हर खिलाड़ी से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हर ऑफिशियल्स ने बात की है और उन्हें आगाह किया है कि उनका क्या रोल है। तो अंदर की बात मैं आपको नहीं बता सकता। दूसरा देखिए, एज ए ऑलराउंडर जब आप खेलते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि आप टीम को जिताएं किसी भी स्टेज पे, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो फील्डिंग हो। तो मेरी कोशिश है कि मैं एक ऐसा ऑलराउंडर बनूं कि मेरी वजह से टीम का बैलेंस अच्छा हो, क्योंकि इस्लामाबाद की तरफ से जब मैं कैप्टन होता हूं तो जो मेरा रोल है उसकी वजह से हमारा टीम का कम्बिनेशन अच्छा बनता है। क्योंकि अगर मैं ऊपर वाले नंबर्स पे खेलता हूं और मैं परफॉर्म करता हूं, अगर मैं नहीं भी करता स्टिल हमारे पास वो ऑप्शन होता है कि यार हम एक्स्ट्रा बैट्समैन या एक्स्ट्रा बॉलर कंडीशन के हिसाब से खिला सकते हैं, तो उसकी वजह से हमारा अच्छा एक कम्बिनेशन बनता है। और दूसरा बाकी जो भी मैनेजमेंट का फैसला होता है उसमें जो मुझे रोल दिया जाता है, चाहे वो फ्लोटर का तौर पर भी मुझे यूज़ किया जाए, उसमें भी मुझे इशू नहीं, क्योंकि जिस तरह का
जिस तरह की मेरे नेचर है मैं उस हिसाब से कोशिश करता हूँ कि मैं पॉजिटिव इंटेंट के साथ अच्छे क्विक रन्स करने की कोशिश करता हूँ और उसमें मैं अपने आप को फेलियर को भी एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि जिस तरह की मैं क्रिकेट खेलता हूँ उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं फेलियर के, तो उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और एज ए प्लेयर आपको यही चीज़ें आप कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मेरे एक सिंपल थ्योरी है कि अगर आपको जो चीज़ अल्लाह ताला ने वो टैलेंट दिया हुआ है आप उसका 100% कोशिश करें कि वो ग्राउंड में आप दे दें। बाकी परफॉर्मेंस रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, बस आप कोशिश कर सकते हैं वो पूरी करें। न्यूजीलैंड की सी कैटेगरी टीम के हाथों शिकस्त पर सवाल पर शादाब खान बोले कि पाकिस्तान क्रिकेट और बैनुल-अक़वामी सतह पर होने वाली क्रिकेट में ख़ास तौर पर सरप्राइज़ कुछ नहीं होता और जो टीम न्यूजीलैंड की इस वक्त खेल रही है वो उनकी अच्छी टीम है, इसलिए वो आज पाकिस्तान का टूर कर रही है और हमारे खिलाफ मद्दे मुकाबिल है। हमारी भी टीम भी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सकती है और उन्होंने माजी में कई अच्छी परफॉर्मेंसेस की हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अंदाज़ा हो गया है कि अगर हमें वर्ल्ड क्लास टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंस का मुजाहरा करना है और T20 वर्ल्ड कप जीतना है तो हमें स्ट्राइक रेट पर खासी तवज्जो देनी होगी। अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ अगर बैटिंग करेंगे तो ही बड़े मैच जीत पाएंगे। तो स्पेशली इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने किसी भी टीम के खिलाफ खेलने जाते हैं तो वो उस कंट्री के बेस्ट प्लेयर्स होते हैं और उनके हालांकि ऐसे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे, लेकिन स्टिल हमारे भी अगर आप देखेंगे अगर हमारे डोमेस्टिक के प्लेयर्स या हमारे जो पाकिस्तान खेलने के लाइन में हैं अगर वो प्लेयर्स आएंगे किसी भी टीम के खिलाफ खेलेंगे तो डेफिनेटली वो बेस्ट होंगे, क्योंकि वो आने वाले वक्त में वो स्टार्स हैं। तो ऐसा कोई सरप्राइज़ नहीं था, वो अच्छी क्रिकेट खेले और ऑन अ डे कोई भी ऐसा प्लेयर T20 क्रिकेट में आपको ऐसे मैचेस हरा सकता है। जो टीम ज़्यादा बाउंड्री मारेंगी T20 क्रिकेट में वो टीम ज़्यादा चांसेस होते हैं जीतने के। डेफिनेटली स्ट्राइक रेट इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि एज ए टीम हम उस तरफ कोशिश कर रहे हैं कि हम आइडेंटिफाई कर लें हमारी मिस्टेक्स जो हैं और हम उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि वे टू गो यही है कि अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। लेकिन यही पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन मुझे लगता है कि एज ए टीम हमें आइडिया हो चुका है कि अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ हमें खेलना पड़ेगा क्यों बड़ी टीमों के साथ कम्पीट करने के लिए। जहाँ एक जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शादाब खान ने गलती की वजह बताई कि आया शिकस्त किस वजूहात के तहत हुई, तो दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए साफ़ियों की जानिब से सवालात किए गए। तमाम पाकिस्तान टीम के अंदर जो रंजिशें और खलिश खिलाड़ियों के दरमियान है उससे मुतालिक भी सवाल हुआ, जिस पर बाबर आजम ने कहा कि मैं ये तमाम चीज़ें मीडिया पर ही देखता हूँ और आप जैसे दोस्त ही ये बातें करते हैं। उन्हें यह भी कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शिकस्त की ख़ास तौर पर वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम दरअसल इसलिए हारी क्योंकि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। उन्हें यह भी कहा कि शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह एक अच्छे गेंदबाज हैं और वो मैच विनर्स हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। नहीं सर, एंजॉय वाली बात नहीं है। देखें ये किसी एक बंदे या दो बंदे की वजह से नहीं हम हारे, हम एज अ टीम हारे हैं। और देखें हर इवन के बैटिंग बॉलिंग में हमने फील्डिंग में भी थोड़े से क्लैप्स किए हैं जिसकी वजह से हम हारे हैं। अगर कैचेस भी हम पकड़ ले तो डिफरेंट गेम बॉल होती। ये नहीं है कि किसी पे ब्लेम गेम करें। मेरा मानना ये है कि आप जब जीते हैं एज अ टीम जीतते हैं और एज अ टीम हारते हैं। लेकिन जिस तरह शहीन और नसीम है वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स हैं, ही नोज़ कि कमबैक कैसे करना है और अगर एक मैच में हो जाता है तो ये पार्ट ऑफ द गेम है। ये नहीं है कि हर दिन हर रोज़ एक बंदा ही परफॉर्म करें। 11 प्लेयर्स हैं, सबका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए और कभी एक किसी दिन नहीं होता तो दूसरे बंदे का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस चीज़ को कवर अप करे और मैच जिता के दे। यही हम कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे पर बिलीव रखें और जितने भी मैचेस हैं अगर किसी का नहीं दिन हो रहा तो हम उसको कवर करें, दूसरा बंदा जो है वो मैन ऑफ द मैच बने, मैच जिता के दे। देखिए दायबान से बात आप लोग ही करते हैं। हमेशा आप लोगों के ही कहीं ना कहीं कोई चीज़ बना के या प्रेजेंट करके बताई जाती है। मुझे कोई इस पे नहीं होता कि किसी की बातों पे आके मैं अपना या हमारा जो प्लान है उसको चेंज करूं। और हम कोशिश करते हैं कि जो बेस्ट टीम के लिए हो या पाकिस्तान के लिए हो वो उसको तरजीह दें और उसको आगे रखते हुए हम चलते रहें। और यही मेरा मोटिव होता है और यही मेरी स्ट्रेंथ है और इस पर भी मैं इसी पे बिलीव रखता हूँ।
एक जानिब कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान की आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, दूसरी जानिब पाकिस्तान वुमेंस टीम की नाकामियों का सफ़र आपने कराची में देखा किस तरीके से वेस्ट इंडीज़ ने होम सीरीज़ में पाकिस्तान वुमेंस टीम को 3-0 से शिकस्त दी और ना सिर्फ शिकस्त दी, वाइट वॉश किया, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ़ैसला करते हुए जो सिलेक्शन कमेटी थी उसको फ़ारिग कर दिया है और नई सिलेक्शन कमेटी 7 रुकनी मेंबर्स पर मबनी जो है वो तश्कील दे दी गई है, जिसमें रूह रवा के तौर पर अब्दुल रज़ाक और असद शफीक अपने अमली तौर पर खिदमत सरअंजाम देंगे और दीगर जो लोग हैं उनकी भी खिदमत हासिल की गई। दूसरी जानिब बिस्मा मारूफ जो हैं उन्होंने अपने रिटायरमेंट का ऐलान भी किया है। इसके अलावा बात की जाए तो पीसीबी की जानिब से मुसलसल एक खबर जो है समाजी वेबसाइट्स पर बिलखुसूस सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी और बताया जा रहा था कि मोहम्मद रिजवान हनीफ नामी पीसीबी एनालिस्ट हैं, जिनके दरमियान जो है काफ़ी जो है लफ्ज़ों का तबादला हुआ है। खिलाड़ी के साथ अली नासिर नाम बताया जा रहा है और उनका और जो एनालिस्ट हैं उनके दरमियान ना सिर्फ काफ़ी बहस व मुबासला हुआ, इसके बाद जो है बात हाथापाई तक जा पहुंची और इसके बाद मोहम्मद रिजवान जो हैं वो शदीद ज़ख्मी भी हुए। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि इस वक्त ये जो मामला है 2 दिन इसको गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक पीसीबी ने कोई नोटिस नहीं लिया है। दूसरी जानिब बात की जाए तो हम देख रहे हैं बैनुल-अक़वामी सतह पर जहाँ इवेंट्स हो रहे हैं तो पाकिस्तान में जो ग्रास रूट लेवल पर इवेंट्स हो रहे हैं जो पीसीबी की जानिब से इनकाद कराए जा रहे हैं, उनमें ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट की सतह पर इवेंट्स हो रहे हैं, लेकिन उधर से भी काफ़ी शिकायत मौसूल हो रही हैं और बताया जा रहा है कि खिलाड़ियों से मुबैना तौर पर पैसे लिए जा रहे हैं और टीमों में नौजवान खिलाड़ी मौजूद भी उतनी तादाद में होते नहीं हैं, मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट से लाकर उस जो लूप है उसको फ़िल किया जाता है। इन्हीं तमाम तर महरिकात पर भी बात करेंगे और साथ साथ हिंदुस्तान की जानिब से भी कुछ रद्द-ए-अमल सामने आया उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन किया पाकिस्तान की क्रिकेट का एक मारूफ नाम, अपने वक्त के शानदार विकेट बैट्समैन और अपने वक्त के शानदार टेस्ट क्रिकेटर। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक ज़बरदस्त चीफ सेलेक्टर, काफ़ी दबंग अंदाज से उन्होंने इंतखाब किया और इस वक्त जो मौजूदा खिलाड़ी हैं आपको बड़े बड़े ओहदों पर दिखते हैं वो भी उनके ही इंतखाबात का नतीजा है और एक काफ़ी सच्चे, संजीदा और ज़बरदस्त गुफ्तगू करने वाले शख्स जनाब अज़हर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, वेलकम टू द शो। सर इसी हवाले से बात कर रहे थे, खान साहब यकीनी तौर पर आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। खान साहब क्या कहेंगे, अब इस वक्त ये बातें हो रही हैं कि मोहम्मद रिजवान जो हैं वो मुकम्मल फ़िट नहीं हैं, शादाब भी कह चुके हैं कि माद को मौका देना चाहिए, तो आपकी क्या राय है? अभी पाकिस्तान टीम मज़ीद एक्सपेरिमेंट करे, जो होम सीरीज़ चल रही है, हम न्यूजीलैंड की टीम के ख़िलाफ़ खेल रहे हैं? तभी मुझे कुछ आवाज़ जो है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं आ रही मुझे। अच्छा खान साहब अभी आपको मेरी आवाज़ आ रही है बिल्कुल क्लियर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मुझे मेरी जो आवाज़ है वो वापस आ रही है। अच्छा एक बार फिर से खान साहब से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। मैं प्रोड्यूसर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि खान साहब से रब्ता किया जाए और आया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से काफ़ी जो है बातें हो रही हैं। दूसरी जानिब अगर बात की जाए, हसन रज़ा साहब पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर, उन्होंने एक इवेंट का इनेकाद किया और उन्होंने बाकायदा इस्लामाबाद में एक इवेंट का इनेकाद किया जहां इंग्लैंड से टीम आई थी और उसने जो है इस इवेंट का हिस्सा बनी। मेहमान टीम ने काफ़ी शानदार अंदाज से खेल का मुजाहरा पेश किया। वहाँ शायान रज़ा जो है उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई और काफ़ी ज़बरदस्त अंदाज से शायान रज़ा जो हैं लेफ़्ट आर्म स्पिनर के तौर पर साबित हुए और सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान की फ्यूचर के लिए काफ़ी खुशाइंद वो साबित हो भी सकते हैं। और अज़हर साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी नहीं, अभी भी वही मुझे प्रॉब्लम, मुझे एक लफ्ज़ नहीं समझ आ रहा। जी मैं प्रोड्यूसर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो एक बार फिर से आपको कॉल करें, दोबारा आप उन्हें कहेंगे उन्हें आवाज़ अज़हर साहब को। जी प्रोड्यूसर साहब से मैंने गुजारिश की है, वो आपको एक बार फिर से कॉल कर रहे हैं, आवाज़ रिपीट हो रही है उनकी, उनका ये कहना है। लेकिन गालिबन अगर बात की जाए पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से कि जो मामलात हैं उसको लेकर अब खामोशी एक जानिब इख्तियार की हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो अरबाब इख्तियार है वो खामोश तमाशाई बने हुए बैठे हैं, वाया मोहम्मद रिजवान हनीफ साहब का मामला हो या फिर दीगर जो मामलात हैं उसको भी लेकर ये बातें की जा रही हैं। इसके अलावा बात की जाए तो हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान से भी एक खबर सामने आई है और हमारी टीम इस वक्त रब्ता कर रही है और कोशिश कर रही है कि हिंदुस्तान से भी जो दोस्त हैं उन्हें भी टेलीफोन लाइन पर लिया जाए और उनका भी मौक़िफ़ हासिल किया जाए। और ये तमाम गुफ्तगू आपने सुनी, क्या कुछ कहना था, ये जो तमाम तफसीलात थी आपके सामने हमने अपने प्रोग्राम में रखी। इसके अलावा बात की जाए तो हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान से एक वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया है और भारतीय मीडिया की जानिब इस वक्त बताया जा रहा है कि और लीली जी भारतीय साफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? कैसे हैं आप? और आप मुझे सुन पा रहे हैं?
आप डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा है आपकी तरफ से। अच्छा, डिस्टॉर्शन काफ़ी ज़्यादा है। अब आ रही है, अब आ रही है। जी जी। लिली जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं पा रहा हूँ। जी जी। सर, मैं यही जानना चाह रहा हूँ, अब भारतीय मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि बीसीसीआई जो है वो नहीं मान रहा है आईसीसी की बात। पाकिस्तान क्योंकि इवेंट की मेज़बानी करना चाहता है चैंपियंस ट्रॉफी की। हमने आपकी मेज़बानी तो देखी, हम मेहमान बन के 2011 में भी आए, 2012 में भी आए, 2023 में भी पाकिस्तान टीम बाबर आजम की क़यादत में आई। काफ़ी अच्छी हमने देखा आपने मेज़बानी की। हमें भी मौका देना चाहिए, क्या समझते हैं? देखिए ताबिश, मुझे ये महसूस ये हो रहा है कि अगर इंडिया जो है वो नहीं खेलना चाह रहा तो आईसीसी जो है उसकी क्या जस्टिफिकेशन बनती है कि वो इंडिया के इतने मरहूने मिन्नत हो गए कि वो जो फैसला करते हैं, जो आईसीसी है वो बिल्कुल आंखें बंद कर कर उसके ऊपर अमल करने के लिए तैयार हो जाता है। अभी आपने जो जिक्र किया कि हमने अभी हाल ही में 23 में हमने जो वर्ल्ड कप खेला जाके, तो पाकिस्तान टीम के लिए तो बड़ी मुश्किलात थी, मगर उन्होंने हौसला नहीं हारा और पूरे दिल जमई के साथ, तनदही के साथ और बड़े जज्बे के साथ पाकिस्तान की टीम जो है वो हिंदुस्तान में जाकर खेली। तो क्या अब ऐसा सिलसिला हो गया कि जो आईसीसी ने जब एक एलोकेशन की है आईसीसी ट्रॉफी की, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी की, तो उसको ना खेलने का क्या जवाब है? मुझे ये मैच समझने से कासिर हूँ कि बार बार हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान आने से जो है वो पूरी तरह तैयार नहीं है और हाँ। कोई ना कोई हील हुज्जे के साथ वो ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो फिर आईसीसी किस मर्ज की दुआ है? उनको तो चाहिए कि बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लें और अगर हिंदुस्तान नहीं आना चाहता तो उन्हें कहे कि ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, इट इज गोइंग टू बी माइनस इंडिया, जो कुछ भी करना है वो करें, हम इस चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान में ही मुनक्कद कराएंगे और जितने भी मैचेस हैं पाकिस्तान के, उसकी जगह अगर हिंदुस्तान नहीं आना चाह रहा तो उनकी जगह एक और टीम जो है उसको ऐड करें और ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी चाहिए बाय ऑल मीन्स, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी जी, बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। लिली जी भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, भारतीय साफ़ी हैं। सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ आपको। जी जी जी, मैं यही जानना चाह रहा था, आपने यकीनी तौर पर अजहर खान की भी बात सुनी होगी। पाकिस्तानी साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर खान भी यही कह रहे हैं कि आप लोगों को आना चाहिए। हम तो कई बार मेहमान बनकर आपके पास आए, 2006 में, 2008 में आप लोग भी आए थे महेंद्र सिंह धोनी की क़यादत में यहाँ, तो हमने भी जो है मेज़बानी की थी और काफ़ी अच्छी मेज़बानी की थी। आज भी भारतीय ना सिर्फ खिलाड़ियों को वो हमारी मेज़बानी याद है, आप जो तमाम साफ़ी हजरात हैं उन्हें भी काफ़ी याद है। तो क्या कहेंगे, आना चाहिए आप लोगों को भी? हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी के मामला थे उसकी तो गवाहियाँ इस वक्त इंटरनेशनल खिलाड़ी भी दे रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी भी मेरे लिए उम्मीद बरकरार है, क्योंकि आपके यहाँ भी हालात काफी बदल चुके हैं, हमारे यहाँ भी इलेक्शंस हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उम्मीद रखनी चाहिए। अगर बीच में कुछ गड़बड़ नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से अभी भी मौका है कि इंडियन टीम पाकिस्तान आके चैंपियंस ट्रॉफी खेल सकती है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि ये तमाम जो मामला हुकूमती सतह पर होते हैं। और अच्छा, मुझे काइंडली ये भी बताइएगा, रोहित शर्मा की जानिब से भी एक बयान सामने आया, उन्होंने भी कहा कि दोनों टीमें जो हैं आमने सामने हो सकती हैं। टेस्ट सीरीज़ 17 साल से हुई नहीं है, टेस्ट सीरीज़ हो जाए, न्यूट्रल वेन्यू पर हो जाए। क्या जो वहाँ इंडियन फैंस हैं लिली जी, वो भी इस हिमायत में कि दोनों टीमों के दरमियान इस तरह से टेस्ट सीरीज़ होनी चाहिए, वो आया किसी भी न्यूट्रल वेन्यू पर हो? यार मेरे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जब इंडिया पाकिस्तान खेलती है तो भाई और जोरू के भाई का फर्क हमें नजर आता है। क्रिकेट एक तरफ, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट एक तरफ। मेरे ख्याल से ये सब लोगों को देखना चाहिए कि ये क्रिकेट फिर से ठीक कैसे हो सकता है। दोनों सरकार, दोनों मुल्क की सरकार इसके बारे में सोचना चाहिए, क्रिकेट को एज ए डिप्लोमेसी यूज करना चाहिए। और अगर दोनों मुल्क अपनी तरक्की की बात सोचे, मेरे ख्याल से दोनों सरकारें एक आके क्रिकेट को एक अलग लेवल पे लेके जा सकती है, जिसका फायदा दोनों क्रिकेट बोर्ड को होगा। मेरे ख्याल से उससे ज्यादा ये होगा कि दोनों तरफ के जो आम नागरिक हैं, जो जनता जनार्दन है, उनको एक दूसरे को मिलने का मौका मिलेगा और सहूलियत बढ़ेगी।
बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया। बहुत शुक्रिया लिली जी जो अपने मौक़िफ़ इस मुतालिक पेश कर रहे थे। अज़हर खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, आपसे मैं इस हवाले से जानना चाहूँगा, पाकिस्तान टीम इस वक्त काफ़ी शफलिंग कर रही है, काफ़ी खिलाड़ियों को मौका दे रही है, काफ़ी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो हमने माजी में देखी नहीं थी। लेकिन अज़हर महमूद साहब तो कुछ ऐसा भी कह चुके थे सीरीज़ से कबल, इस सीरीज़ के आगाज़ से कबल, कि हम बाबर को भी बेंच करेंगे। आप समझते हैं ऐसा होगा जो बातें अज़हर महमूद ने कही थी? देखिए, पाकिस्तान की जो प्रेपरेशन है ना, उसमें जो मुझे सबसे जो अच्छी चीज लग रही है वो ये है कि क्या हम जो भी डिसीजन लेते हैं उसको हम क्या इम्प्लीमेंट करते हैं। अब देखें कि जो कैंप लगा वहाँ पर काकुल में, उसके बाद लड़कों की फिटनेस के ऊपर काम किया गया, क्योंकि आर्मी की ट्रेनिंग और क्रिकेटिंग जो ट्रेनिंग है वो टोटली डिफरेंट होती है। आपको अपने माइंड के साथ नहीं खेलना, बल्कि आपने अपनी जिस्मानी तौर पर अपने आप को बहुत स्ट्रांग करना है जी। अब मुझे तो याद है कि एज ए क्रिकेटर अगर मैंने सरफराज नवाज को देखा हुआ है या इमरान खान को देखा हुआ है या कोई और फास्ट बॉलर्स हैं जिसमें शुएब अख्तर भी हैं, वसीम अकरम, वकार यूनुस, ये अपने आप को किस तरह तैयार करते थे। दे यूज टू बोल मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवर्स इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट। जबकि मैंने फ्रेड ट्रूमैन, जो लेट फ्रेड ट्रूमैन थे, उनके बारे में मैंने ये इंटरव्यू उनका सुना था कि जब भी मैं टेस्ट मैच के लिए अपनी कोई तैयारी करता था तो मैं काउंटी क्रिकेट में कम से कम 300 ओवर जो थे वो करता था, ताकि मुझे टेस्ट क्रिकेट में ना अपनी जो बॉडी है उसको स्ट्रांग करने का मुझे फायदा हो और मेरे जो मसल्स हैं वो इतने स्ट्रांग हो कि वो निगल ना आए, कोई मुझे हैमस्ट्रिंग या ग्रॉइन या कोई बैक का प्रॉब्लम ना हो। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम को ना, अब देखें अब बहुत कम वक्त रह गया, आपके पास सिर्फ 3 इंग्लैंड में मैचेस हैं और 3 आयरलैंड में और ये 2 मैचेस हैं, तो इट मीन्स के 8 मैचेस में आपने अभी तक अपने कॉम्बिनेशन को फाइनल नहीं किया और ना ही आपको ये पता है कि आपके पास जो फास्ट बॉलिंग की स्ट्रेंथ है वो 4 बॉलर कौन से बनते हैं, आपके पास स्पिनर्स कौन से हैं और आपके पास ओपनर कौन से हैं। अभी तक हम ओपनिंग की जोड़ी को भी फाइनलाइज नहीं कर सके, जबकि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम अगर वो ओपन कर रहे थे तो भाई फिर इसको क्यों आपने तोड़ा। अब तोड़ने के बाद क्या जोड़ना जो है वो इतना आसान है। अब साइम अयूब अगर ओपन करते हैं और नंबर 3 के ऊपर अगर मोहम्मद रिजवान या बाबर आजम आते हैं तो इसका यह मतलब है कि नंबर 4 के ऊपर क्या फखर जमान खेल सकता है, नंबर 5 पर आपके जो उस्मान खान है वो खेल सकता है। आपने अभी तक अपनी बैटिंग ऑर्डर को बिल्कुल ये शक्ल ही नहीं दी कि आप अपने पहले 11 खिलाड़ी जो हैं जब उनको आप चूज करेंगे वर्ल्ड कप के दौरान तो आपकी क्या बैटिंग ऑर्डर होगा। दे शुड मेक इट श्योर कि ये जितनी जल्दी हो सके उतना ही ये अपने बैटिंग ऑर्डर को स्टेबलाइज करें और अपने मिडिल ऑर्डर के बारे में कि अब मुझे ये बताएं कि जो आपके राइट आर्म लेग स्पिनर हैं और बैट्समैन हैं वो मुझे बताएं कि क्या वो नंबर 3 पर खेलने के लिए तैयार, 4 पर, 5 पर, 6 पर। तो वेयर इज इफ्तिखार अहमद, ही इज नोवेयर इन द पिक्चर नाउ। तो आपको अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए अगर तैयारी करनी है तो आपको अभी से अपना कॉम्बिनेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए अज़हर खान साहब। आप गुफ्तगू कर रहे थे, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई और उनका यही कुछ कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो इक़दामात किए जा रहे हैं सिलेक्शन कमेटी की जानिब से, वो इक़दामात बेहतर सतह पर अगर होते तो नताइज भी बेहतर रहते। आपको अपने ख़ास तौर पर बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली नहीं करनी चाहिए थी। रिजवान और बाबर की जोड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर जोड़ी थी, उसमें तब्दीली करने से कोई बेहतर नतीजे सामने नहीं आ रहे हैं और उन्हें यही इशारा दिया है कि आया पाकिस्तान क्रिकेट को अगर बेहतर करना है, जो लॉन्ग प्लान्स हैं आपको उस पर ही जो है मुस्तकिल प्लान्स पर ही अपने काम करना चाहिए। इन्हीं मुतालिक आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक शॉर्ट ब्रेक का। शॉर्ट ब्रेक के बाद बात करेंगे कौमी खेल हॉकी पर। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद और बात कर रहे हैं कौमी खेल हॉकी के हवाले से। 2 धड़ों में तकसीम कौमी हॉकी फेडरेशन से मुताल्लिक़ इस वक्त हुकूमत ने भी जो है आगे बढ़कर फ़ैसला किया है कि दोनों धड़ों को एक पेज पर लाया जाए, जिससे मुताल्लिक़ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो मामला है उसे बेहतर करने के लिए एक जानिब IFS की जानिब से भी नोटिस लिया गया है और
जो दूसरी जानब अगर बात की जाए, हुकूमत भी इस मामले पर मुतारिक हो गई है। और बात की जाए तो राना मशरूत साहब जो हैं सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, उनकी जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी इस वक्त जहाँ दो धड़ों में तकसीम हुआ है, हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि कौमी खेल की बेहतरी के लिए हम अपना एक किरदार अदा करें, और जो आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर बेहतर लोग हैं उनको मौका देंगे, आइन और कानून के मुताबिक मौका दिया जाएगा और बेहतर लोगों का इंतखाब भी किया जाएगा। क्योंकि देखें अभी अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट होने जा रहा है, हॉकी का जो हाल हो चुका हुआ है, तो इस वक्त तो वो फेडरेशन मैं ये समझता हूँ और मेरी हुकूमत ये समझती है कि वो फेडरेशन जो कायम हुई कानूनी और आइनी बुनियादों पर, उसके खिलाफ अगर कोई फेडरेशन बनती है और वो डिपार्टमेंट्स की मर्जी के खिलाफ चलती है तो नहीं चलना चाहिए। और इन सबको मैंने 25 तारीख को बुलाया हुआ है, बैठ के सबको सुनेंगे। सुनने के बाद जो कानून और आइन के मुताबिक फैसला बनता है वो करेंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान की हॉकी को मजीद जो तजुर्बात से नहीं गुजारना चाहिए बल्कि इसको मजबूत करना है और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में मिलकर हॉकी के मैदानों में दोबारा पाकिस्तान के झंडे को बुलंद करना है। पाकिस्तान के झंडे को बुलंद करना है। राना मशरूत साहब, चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम का ये कहना था कि कौमी खेल की बेहतरी के लिए अब हुकूमत को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। इसी हवाले से कराची में जो ग्रुप काम कर रहा है, कराची में जो लोग काम कर रहे हैं और बिलखुसूस कराची के जो मामला देख रहे हैं, और इस वक्त जो कैंप लगा हुआ है अब्दुल सत्तार ईदी हॉकी स्टेडियम में, वहाँ बतौर हेड कोच और पाकिस्तान टीम के हेड कोच जनाब ओलंपियन अयाज महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। अयाज महमूद साहब, क्या कहेंगे? राना मशरूत साहब का भी ये कहना है, इससे पहले एहसन इकबाल साहब का भी हमने मौक़िफ़ देखा था, उनका भी ये मानना था कि कानूनी तौर पर चीज़ों को डील करेंगे। हैदर साहब भी क्योंकि सफ़र कर चुके हैं और वो इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद हैं, और अब वहाँ से मुबैना तौर पर ख़बरें सामने आ रही हैं कि एक ग्रुप को घुसने नहीं दिया गया जो राना मशरूत साहब का ऑफ़िस था। तो क्या ये जो ग्रुप है जिसे ऑफ़िस में घुसने नहीं दिया गया, ये कौन सा ग्रुप है? जो कराची से जो लोग गए वो हैं, या फिर इस्लामाबाद के जो लोग हैं उन्होंने घुसने नहीं दिया, या फिर उन्हें घुसने नहीं दिया है? जो इस्लामाबाद का ग्रुप है उनको नहीं घुसने दिया क्योंकि वो गैर आईनी थे, और जो हैदर हुसैन है और शैला रजा मैडम जो हैं वो लोग थे वहाँ पे, और उन्होंने ही उस पूरी मीटिंग को एड्रेस किया। और जो मेरे पास थोड़ी सी खबर है वो ये है कि हैदर हुसैन जो है वो लुक आफ्टर करेंगे एज ए सेक्रेटरी। कहना है मसूद साहब का वो ये है कि टीम जो है वो एक ही जानी चाहिए, और डेफिनेटली एक ही जाएगी, और वो कराची से जाएगी। हाँ, उसके अंदर अमेंडमेंट्स आ सकती है। अगर कोई वहां से कोई लड़का अच्छा है और वो फिट है तो उसको हम जरूर कंसिडर करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन दूसरी जानिब अगर बात की जाए, ये भी गाय बगाए खबरें सामने आ रही हैं, इस वक्त पाकिस्तान के पास 2 हॉकी टीमें मौजूद हैं। आप क्योंकि हेड कोच हैं, आप लोगों ने अपने कप्तान का भी ऐलान कर दिया है, अगर वहाँ से खिलाड़ी आते हैं तो क्या उन्हें भी मौका दिया जाएगा? जी, मैंने आपको कहा ना, अगर वहाँ पे जो लड़के अच्छे हैं जो उस तरफ चले गए थे, हमारे लिए तो पाकिस्तान के बच्चे हैं ना ये, उनके डिपार्टमेंट्स ने उनको फोर्स किया, उनके कोचेस ने उनको फोर्स करके वो इस्लामाबाद लेके गए। वेयर के पहले दिन से हम यही कह रहे थे कि हैदर हुसैन साहब जो हैं वो सेक्रेटरी हैं जो आईनी तौर पे हैं, और मैडम शैला रजा जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं। हाउएवर जो आज डिसीजन हुआ है हम सेटिस्फाइड हैं, और अगर वहाँ के कोई बच्चे अच्छे हैं और फिट हैं तो वो जरूर आए, और जरूर हम उनको लेके जाएंगे, उनको कंसिडर करेंगे, बिल्कुल कंसिडर करेंगे। पाकिस्तान के बच्चे हैं, वो हमारे ही बच्चे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। इफ दे आर फिट इनफ वी विल इंशाल्लाह ताला वी विल टेक देम। जी बिल्कुल। इसी से मुताल्लिक़ हमें जो लीगल एडवाइज़र हैं और सीनियर कानूनदान हैं, इसके अलावा अगर बात की जाए, इस मामले को देख रहे हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तरफ से। कराची की जो टीम है, जो सेक्रेटरी हैं जनाब हैदर हुसैन साहब, उनके मामलात को कानूनी तौर पर देख रहे हैं आमिर अज़ीज़ साहब। सर, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। वेलकम टू द शो। और सर, इसी हवाले से मैं बात करना चाहता था, अब ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि इजलास जो है वो ख़त्म हो चुका है और हैदर साहब जो हैं उन्हें सेक्रेटरी बना दिया गया है। सदर के लिए कमेटी बनेगी और गैर जानिबदार सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी। राना मशरूत के साथ इजलास के बाद भी ये फ़ैसला तय किया गया है। अब आप क्या कहेंगे, और क्या अभी तक जो सदर हैं उससे मुताल्लिक़ कोई नाम सजेस्ट नहीं किया, या फिर शैला रज़ा साहिबा को कंटिन्यू नहीं किया जा रहा है? आपके पास क्या मालूमात है? देखिए, अभी
जो सूरत हाल है उसमें शैला रजा साहिबा को ही कंटिन्यू किया जा रहा है अच्छा। एज द प्रेसिडेंट। उसकी वजह यह है कि शैला रजा साहिबा जो हैं वो कांग्रेस की जो आप कह लें यूनानिमस जो वोट था उससे वो सदर मुंतखब हुई हैं। और जो हमारा जो पीएचएफ का जो चार्टर है वो भी यही कहता है कि कांग्रेस जो है वो एक यूनानिमस बॉडी है, एक ऑटोनमस बॉडी है। और जो भी कांग्रेस जिसको इलेक्ट करेगा, जिसको भी कांग्रेस अपॉइंट करेगा, वही शख्स जो है वो पीएचएफ का सदर मुकर्रर होगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस वक्त जो पीएचएफ की जो सदर हैं वो शैला रजा साहिबा हैं, हैदर हुसैन साहब उसके सेक्रेटरी हैं। और जो आज का डिसीजन हुआ है वो एक तारीखी डिसीजन है पाकिस्तान हॉकी के लिए, मैं समझता हूँ, क्योंकि इससे बहुत सारे जो गलत फैसले हो रहे थे पीएचएफ के अंदर वो अब आगे मुमकिन नहीं होंगे करने। और जो एक मेरिट का सिलसिला है वो अब शुरू होगा, एक जो एहतसाब का सिलसिला है वो अब शुरू होगा पाकिस्तान हॉकी के अंदर। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान हॉकी की जो उरूज की दास्तान है वो शुरू होगी। अब मैं ये भी समझता हूँ अच्छा मुझे काइंडली ये बताइएगा, आप क्योंकि कानूनी चीज़ों को भी ज़्यादा बेहतर अंदाज से समझते हैं, ये तमाम चीज़ों का आपने डील भी किया है, और क्योंकि अभी जो मामला तय हुए इस्लामाबाद में जो इजलास हुआ उसमें एक अहम नुक्ता ये भी था कि जिस अंदाज से ये तमाम चीज़ें हुई, कानूनी तौर पर हैदर साहब अपनी खिदमत को जारी रखेंगे। ईमेल क्योंकि उनके पास था और वो आइनी तौर पर एज अ सेक्रेटरी चीज़ों को डील करेंगे। इसके बाद इजलास में ये भी फैसला हुआ है कि जिस अंदाज से तमाम चीज़ें हुई, आगे आने वाले इंटरनेशनल इवेंट्स जो हैं उसके भी मामलात को हैदर हुसैन बतौर सेक्रेटरी डील करेंगे। और अब ये कहा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजलास ख़त्म होने के बाद कि सदर से मुताल्लिक कमेटी बनाई जाएगी। तो क्या समझते हैं, सदर के नाम पर फैसला अभी तक नहीं हुआ है एडवोकेट साहब? देखिए, फैसला नहीं हुआ है, लेकिन जो कानून है वो ये कहता है कि अगर किसी जगह के ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ है तो उस वक्त तक जो सदर था वही सदर कंटिन्यू करेगा। ये आप इसको लीगल अंदाज में इस तरीके से कह सकते हैं कि हम कोई भी इस वक्त पोजीशन वेकेंट नहीं छोड़ सकते। तो वैकेंसी नहीं है इस वक्त। हमारा जो चार्टर है उसके अंदर भी, पीएचएफ के चार्टर के अंदर वैकेंसी की गुंजाइश नहीं है। तो इस वक्त एक इलेक्टेड सदर मौजूद है, कमेटी जरूर फॉर्म होगी। किसको आईनी तौर पर देख रहे हैं अब इस वक्त? हम भी देखें ना, दो सदर हैं मौजूद, एक तो बुख्ती साहब हैं, एक शैला रजा साहिबा हैं। और बुख्ती साहब का ये दावा है कि उन्हें उस वक्त जो है वजीर आजम ने बतौर पैटर्न लगाया, और शैला रजा साहिबा का ये मानना है कि उस वक्त एक कांग्रेस का इजलास हुआ जिसमें मेंबर्स मौजूद थे और मैं जो है सदर बनी। तो अब आईनी तौर पर क्या वो जो 19 तारीख को इजलास हुआ था वो आईनी तौर पर सही है, या फिर जो दावा वो कर रहे हैं बुख्ती साहब वो सही है? इस वक्त कहाँ जाकर ऊंट किस करवट बैठ रहा है, आप क्या समझते हैं कानूनी तौर पर? देखिए, मैं बिल्कुल मुझे इसमें ये कहने में कोई हर्ज नहीं है, कोई इसमें आर नहीं है मुझे कहने में कि जो 19 मार्च का जो इलेक्शन का जो प्रोसेस हुआ था कांग्रेस का, वो बिल्कुल एक वैलिड कांग्रेस का इजलास था। और उसके नतीजे में जो सदर इलेक्ट हुआ है वही इस वक्त लीगल सदर वही है। अब अगर कमेटी फॉर्म हो गई है, एक नया डिसीजन आ गया है, तो डेफिनेटली वो कमेटी जो है अपना जो भी उसका रोल है वो प्ले करेगी और वो डिसाइड करेगी कि जी हमें दोबारा से मतलब दोबारा इलेक्शंस करवाने हैं पीएचएफ के अंदर, या हमें किस तरीके से इसको आगे दोबारा प्रोसीड करना है। लेकिन अगर आज की तारीख में देखा जाए तो आज की तारीख के अंदर जो प्रेसिडेंट है उसकी पोस्ट वेकेंट नहीं है। मैं सिर्फ ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आज की तारीख में देखें तो आज की तारीख में प्रेसिडेंट की पोस्ट वेकेंट नहीं है। यहाँ पे कमेटी फॉर्म करने का मकसद ये नहीं है कि प्रेसिडेंट को हटा दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आखिरी जाते जाते आपसे ही पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा, अयाज महमूद साहब से भी लूंगा। काइंडली मुझे ये बताइएगा, क्योंकि आप ये चीज़ों को तो देख रहे थे कानूनी तौर पर, और आपने जो अपना इस वक्त भी मौक़िफ़ दिया कि आया कानूनी तौर पर क्योंकि शैला रजा साहिबा ही सदर के तौर पर अपनी खिदमत को जारी रखेंगी, तो क्या ये भी मामला है क्योंकि एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो उसके पास ये इख्तियार नहीं होता, वो क्या पैटर्न इन चीफ नहीं होते केयर टेकर कि वो ये फैसला करें? क्या आइन ये भी कहता है पीएचएफ का? जी बिल्कुल। देखिए, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है वो अगर
सबसे पहली बात तो यह है कि जब नोटिफिकेशन जिस वक्त आया था बुगटी साहब का, तो आप ये देखिए कि उस वक्त क्या प्रेसिडेंट की पोजीशन वेकेंट थी? नहीं, उस वक्त प्रेसिडेंट की पोजीशन वेकेंट नहीं थी। उस वक्त खोखर साहब मौजूद थे। वो जो भी मामलात उनके चल रहे थे कानूनी तौर के ऊपर, वो अपनी जगह पे केसेस चल रहे थे, लेकिन वो मौजूद थे। लिहाजा सबसे पहली चीज तो ये देखी जाएगी इसके अंदर कि जो केयर टेकर है उसको इख्तियार नहीं है अपॉइंट करने का। इससे मुताल्लिक ख्वाजा आसिफ का केस भी हो चुका है जो वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें ये डिसाइड हो गया था कि जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है वो परमानेंट जॉब्स पे नहीं लगा सकता। लिहाजा जो उसने नोटिफिकेशन दिया था, उस नोटिफिकेशन की रूह से भी बुगटी साहब को कुछ खास उमूर थे जो दिए गए थे करने के लिए, जिसमें इलेक्शन था, जिसमें स्क्रूटनी थी, ये तमाम मामलात थे जो उनको करने थे। वो तमाम मामलात उन्होंने नहीं किए, बल्कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन के ऊपर आ गए और उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट मुकर्रर कर लिया। तो उनका जो रोल था, वो लिमिटेड था। उनका रोल जो था वो नोटिफिकेशन की हद तक था। तो अगर वो नोटिफिकेशन से एक्सीड कर रहे हैं तो वैसे ही वो अपने पावर्स को एक्सीड कर रहे हैं करने के लिए। तो वो तो एक मामला अलग हो गया। अब जो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जो उसके बाद जो भी मामलात हुए उसके नतीजे में कांग्रेस का इजलास हुआ, वो एक वैलिड इजलास था बिल्कुल, और उसके नतीजे में प्रेसिडेंट मुकर्रर हुई शैला रज़ा साहिबा, जो आज भी सदर है मेरे हिसाब से। अब सिर्फ ये जो मामला तय हुए हैं आज की उसमें मीटिंग के अंदर, उसकी रूह से कमेटी मुकर्रर हुई है। कमेटी अपना डिसीजन देगी प्रेसिडेंट से मुताल्लिक। बिल्कुल। वो एक जो और ये डिसीजन कब तक आ सकता है? ये कमेटी को ही फैसला करना होगा, ये इट विल टेक अ टाइम? इट विल डेफिनेटली टेक अ टाइम। बहुत शुक्रिया जनाब आमिर अजीज साहब, गुफ्तगू फरमा रहे थे। आज़म मोहम्मद साहब, आपसे मुख्तसरन जानूंगा, अब क्योंकि खुशी की लहर तो आपके कैंप में दौड़ने लगी होगी, क्योंकि आप लोग काम कर रहे थे लेकिन एक इबाम की सूरत हाल बरपा थी, लेकिन अब क्या समझते हैं, नोटिफिकेशन आप लोगों के हक में भी आने का इम्कान बताया जा रहा है? जी आज़म मोहम्मद साहब। जी ताबिश, बिल्कुल जी, ये एक बड़ी खुशहाल बात है। जो लीगल हैं वो आगे हैं और वो अब इसको रन करेंगे, और आप देखिएगा कि डेफिनेटली हॉकी जो है वो सही सिम्त में जाएगी। तो देखो, यहाँ पे कोई इस किस्म की किसी के ऊपर भी कोई एलिगेशंस नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अयाज महमूद साहब, गुफ्तगू फरमा रहे थे, आपने उनकी गुफ्तगू भी मुलाहिज़ा की। ये कुछ कहना था हमारे दो मौजूद मेहमानों का, कौमी खेल की बेहतरी के हवाले से उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी पेश किया। ये था हमारा आज के प्रोग्राम में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।